श्रोताओं नमस्कार। नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में हम आपको अपनी मरुभूमि के ऐसे कलाकारों से, ऐसी डिग्निटीज से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र के लिए महान कार्य किए हों, इस क्षेत्र की कई उपलब्धियां हासिल की हों। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे पद्मश्री, यानी अभी हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, माननीय तगाराम जी भील हमारे साथ हैं। और बचपन से लेकर आज तक अनेकों संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और इनका संघर्ष और इनकी कला से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। तगाराम जी, हम बहुत बहुत अपने श्रोताओं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और हम शुरू करते हैं आपका वो बचपन। देखिए तगाराम जी, जब बचपन होता है ना, तो माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि ये पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बने, कोई अफसर बने, लेकिन आपने बचपन में ये अलगोजा पकड़ा। तो ये क्या परिस्थितियां रहीं कि आप अलगोजा आपके हाथ में कैसे आया और कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी? जी हुक्म। मैंने मेरी जब कम छोटी उम्र में, मैं जब 6-7 साल का था, तब से मेरे पिताजी के पास एक ऊँट था और 4-5-7 बकरियां थी और एक अलगुजा की जोड़ी थी जो पिताजी पहले पुराने टाइम में लाए थे। वो कोई सिंध से मंगाया था, पाकिस्तान से। तो वो अलगुजा मेरे पिताजी बजाते। ये क्या कि पहले बनते ही उधर सिंध में ही थे। अच्छा अच्छा। तो मैं वो बकरियों के साथ मेरे को पिताजी भेज देते थे और मेरे पिताजी क्या कि लकड़ी, ऊँट पे लकड़ी बेचते थे, शहर में लेके आते थे। उस टाइम में मतलब बहुत 70 की बात कर रहा हूँ, 70-71 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस टाइम में मैं क्या कि पिताजी के अलगुजे रखे हुए तो चुपचाप उठा करके बकरियों के साथ ले जाते थे। ले जाता था। बिल्कुल। तो मेरी माता जी है, वो मेरे को कहती थी कि बेटा ये तुम, तेरे पिताजी वापस आएंगे तो अगर तोड़ दिया तो उसको तो हम तुम्हें मारेंगे। तो मैं को नहीं, तोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करते करते मेरी वो टाइम में मैं बकरियों के साथ बकरी चराते हुए, खेलते हुए, उस टाइम में 3-4 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की थी। बात की। अच्छा, जब आपने अलगोजा बजाना शुरू किया था तो आपको क्या उम्मीद थी कि ये कला एक दिन हमको उस पुरस्कार को दिला देगी जिसके लिए लोग यूँ कहते हैं कि बहुत सारी मेहनत करते हैं तब भी नहीं मिल पाता? क्या उम्मीद थी कि ये कला आपको कहाँ तक लेके जाएगी? तो उस टाइम में तो बस 6-7 साल की उम्र कितनी होती है उस टाइम में, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तो वो तो मेरे लिए एक खिलौना था कि मैं खेलता था उसके साथ, जो बजाता था मेरे पिताजी, मुझे अच्छा लगता था ना। तो मैं भी उनको कोशिश करता था कि मैं भी बजाऊं। तो इस तरह से ये कहानी चलती रही। और मैं जब 3-4 साल तक मैंने मेहनत की तो 10 साल की उम्र में मैंने मेरा सांस वगैरह वो लेना, सांस को चलाना सीख गया। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा, जो औरतें शादियों में गीत गाती है, जब वो कभी शादी होती तो वो शादियों में बैठ जाता तो उनका गीत गुनगुनाता था। तो वो गाते गाते थोड़ा गीत भी गुनगुनाने लगा 4 साल के बाद में। तो ऐसे करते करते मेरा जीवन जो शुरू हुआ, जैसे मैं 10-12-13 साल का हुआ तो फिर मेरे को पिताजी कभी लकड़ी तोड़ने भेज देता था तो भी साथ में रखता था। तो कभी पत्थरों का, जब 15 साल का हुआ तो फिर पत्थरों का काम था, पत्थर भी तोड़ता था, तो भी मैं अलगुजा साथ में रखता था। जहाँ भी बकरियों में जाता, पत्थर तोड़ने जाता, कहीं भी जाता, मैं साथ में रखता था। इतना शौक हो गया था इनसे मेरे को। मतलब आपका अलगोजा के प्रति जो लगाव था जी और जो साधना थी, जी और वही कारण रहा कि आज भी अलगोजा आपके साथ है और दुनिया में आपने इस कला को यूँ कहें कि अपने अलगोजा के माध्यम से पहचान दिलाई है। अच्छा, थोड़ा हम इस वाद्य यंत्र की बात करें जी। तो ये क्या है? हम जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं, तो ये अलगोजा एक बांसुरी जैसा देखने में होता है, तो बांसुरी में और इसमें क्या फ़र्क होता है? बांसुरी का जो होता है ना, वो छेद ऐसे होता है जैसे यूं बजाते हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ पर। और इसका जो जैसे इधर मुंह बना है, इसकी जीभ भी बनी है, इधर जैसे सांस लेने के लिए ये भी बना है, नाक भी बना है। तो ये मतलब पूरा जैसे गला और जुबान और सब कुछ इसके अंदर उस हिसाब से बन गया है। तो इसका एक गला बन गया, इसके अंदर मतलब हवा जैसे सांस डाल दिया, तो इस तरह से ये हो गया। अच्छा, बांसुरी तो सिंगल होती, ये दो एक साथ होते हैं वाद्य यंत्र। हाँ, ये दो। अच्छा, दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में एक दूसरे का सहारा बनता है। ये जैसे ये पकड़ के रखता है
बैस को पकड़ के रखता है, तो ये साथ में सुर को पकड़ता है, मतलब सुर इधर उधर ना हो, तो इसको पकड़ के रखता है, तो उसको उसमें थोड़ा अच्छा लगता है, दोनों का साथ में एक बीन जैसा आवाज निकलता अच्छा अच्छा, दोनों की अलग अलग ध्वनि होती है ना? है। अच्छा, दोनों एक बार बजा के बताएं कि क्या जैसे अंतर है इनकी ध्वनियों में? ये बहुत सा जैसा होता है ना, हा हा, तो ये तो नीचे की सा चलाता है, ये ऊपर वाली, ओ ठीक है बिल्कुल, ना। मतलब ये उच्च स्वर और वो हाँ जो लो स्वर होता है, हाँ, बेस जिसको, बिल्कुल ठीक तो है। क्या जैसे एक बड़ा आदमी गा रहा है, एक बच्चा गा रहा है, बिल्कुल तो उस तरीके से ये राग ऊपर नीचे, बिल्कुल। एक ऊपर की सरगम, एक नीचे की सरगम। अब कौन सा जो सुर है, गाना कोई निकालना है इसके माध्यम से, तो आप बदलते हो कि ये उधर वाले में बजेगा, ये इधर वाले में। बहुत कठिन कला है ये, हाँ, मतलब इसमें भी हवा को कंट्रोल से पूरा कंट्रोल दोनों में अलग अलग दोनों करना। दोनों में हवा कंट्रोल से देना बिल्कुल। पड़ता है। देखिए श्रोताओं, जो ये दोनों वाद्य यंत्र अलग अलग इनकी ध्वनियाँ, एक में बेस है और एक में यूँ कहें कि जो उच्च स्वर होता है वो है। अब ध्वनियों को दोनों एक ही मुख के माध्यम से दोनों को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करें, जो देखिए कोई भी वाद्य यंत्र होता है तो बिना गुरु के उसको सीखना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। तो आपका, हम गुरु आप किसको मानते हो? ये जो बेसिक चीज़ें किसने सिखाई जैसे आपको? गुरु तो ऐसे शुरुआत में माना तो पिताजी गुरु है, क्योंकि अगर पिताजी नहीं बजाते तो मेरे को मिलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु तो वही हो गए, लेकिन एक विद्या गुरु भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने जब बजाना सीखा, जब 17-18 साल की उम्र हो गई मेरी, तो उसके बाद में जब मैं किसी ने शहर में सुना कि भाई कोई अलगुजा इधर बनाता है, बजाता है, तो उस टाइम एक धने खान, एक बांदा खुयाड़े से एक आता था, वो भी बजाता था। तो मेरा भी नाम सुना, तो एक दिन क्या कि अपने जिला जनसंपर्क अधिकारी शंभू दान जी रत्नू, उस टाइम मैं नेहरू युग केंद्र में वो कोई प्रोग्राम करवा रहे थे, तो उस टाइम मेरे को 15 अगस्त की मौके पर मेरे को बुलाया, और वो अकबर खान जी मंगनियार थे, ये आलम खान दरबारी, वो उनको उनके साथ वो लेके आए, और अकबर जी और दोनों पता नहीं वहाँ में हमारे ढाणियों में कहीं रहते थे हम, वहाँ मूल सागर से बाहर जंगलों में ढाणियों में रहते थे। घर नहीं था हमारे पास, पिता के पास घर था नहीं, कुछ नहीं थे, ऐसे झाड़ियाँ काट करके झुपड़ी बना करके जंगल में ही बैठे होते थे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पूछे कि आपका बेटा के अलगुजा बजाता है? तो हाँ, तो कहाँ है? तो वो तो बकरियों के साथ में। तो मेरे को कहीं वहाँ से ढूंढते ढूंढते देख वहाँ ढूंढ लिया, और तो फिर मेरे को बोला कि आपको प्रोग्राम में ले जाएंगे वहाँ पर, आज 15 अगस्त का प्रोग्राम है, कलेक्टर के सामने प्रोग्राम करना है। तो मेरे को भाई प्रोग्राम कैसे करते हैं? तो होगा प्रोग्राम अलगुजा बजाना। तो अच्छा, और अच्छा। तो कुछ नहीं, मेरे को प्रोग्राम नहीं आता, अलगुजा में बजा लूंगा। तो इस तरह से मैंने बात किया, क्योंकि समझ में नहीं था, बिल्कुल प्रोग्राम था ही नहीं उस टाइम। तो फिर वो वहाँ से शुरुआत हुई मेरे 1981 में। ओह, बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो उसी टाइम 81 में ही फिर वो अपने डेजर्ट फेस्टिवल, वो भी हाँ, सब उसकी चालू शुरुआत हुआ। हो हाँ, चुकी थी उस तो समय, फिर बिल्कुल। 82 में मेरा नंबर लगा उसमें। ओह, अच्छा, वो 15 अगस्त का जो आपने बताया, पहली बार आपने कलेक्टर साहब के सामने जो अलगोजा बजाया था, हाँ हाँ, तो उस समय कोई हिचक थी? और कौन सी ध्वनि बजाई थी? थोड़ा हमें उसका याद है आपको, क्या बजाया था आपने? उस टाइम में ये तो जैसे मोरूबाई, ये नए नए गीत, उस टाइम पुराने गीत यही चलते थे। मोरूबाई या एवड़ का गीत है, मखणो मखणो डो रे मखणा डो, थार खेत में ने खेजड़ियो मखणा दो, ये वो वाला ऐसा। क्योंकि ये एवड़ चराते समय ये बजाया जाता है, ये सब ये जो मतलब जो हमारे हाँ, लोकगीत हैं राजस्थान के, उन पर आधारित हाँ, वो ध्वनियाँ थी। जैसे तो ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाएंगे, वो जो पुरानी लोक धुनें थी जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, वो जो कहते हैं माखड़ियों या हाँ हाँ दूसरी, हाँ हाँ। सुनाओ थोड़ा सा। तो ये मतलब जो एवड़ चराते, भेड़ बकरियां गाय भैंस चराते समय ये गीत गा चलते थे वहां पर। तो मखना सुना था, दो रे बिल्कुल मखना बिल्कुल दो, हमारे डिबियो ढल गई छांगड़ ली रे मखना दो, दो छांगड़ मतलब वो बिल्कुल भेड़ बिल्कुल। बकरियां।
बहुत ही खूबसूरत। देखिए हर कोई इस ध्वनि पे झूमने लग जाए, ऐसी ध्वनि आपके अलगोजा की। और हम श्रोताओं को बता दें, देखिए ये आपने बताया कौन सा गीत? मखणों। मखणों। और इसका अर्थ है कि जब छांग चराते हैं ना भेड़ बकरी, हाँ और रेत के पहाड़ों के दूसरी तरफ चली जाती है कि ढल गई। हाँ हमारी हाँ, मारवाड़ी में हम कैसे बोलें कि वो ढल गई हमारी छांगड़ी डिबियो ढल गई, छांगड़ी डिबियो रे ढल गई। मखना दो रे दो। बस वो ये मतलब चराते हुए समय ये गीत गाया जाता हाँ, था। तो ये वो खूब इसका देखिए, जितने की लोकगीत हमारे राजस्थान में हैं उनका जो अर्थ समझ लेंगे ना तो और ही उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो उस समय ये गीत बजाया जाता था। अच्छा, हम बात करें आपकी कि ये कला आप फिर डेजर्ट फेस्टिवल आया, और डेजर्ट फेस्टिवल के माध्यम से ये कला ना सिर्फ हमारे पूरे देश में गई, बल्कि जो बाहर के विदेशी पर्यटक आते थे उन्होंने इस कला को बहुत सराहा। और फिर जब बाहर जाने लगे तो बाहर के प्रोग्राम आपको कैसे मिले? बाहर के पहली बार मेरा प्रोग्राम हुआ था, मैं 1996 में गया था। तो उस टाइम मैं पहली बार राजस्थान टूरिज्म ने प्रोग्राम दिया था। राजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ थे जैसलमेर में, उन्होंने मेरे को, और तिप्त्री पांडे जी ने, उन्होंने मेरे को भेजा था। टूर एक करवा था, तो एक नॉर्थ फेस्टिवल था फ्रांस में, तो उस फेस्टिवल में गया था मैं। तो उस फेस्टिवल में कई कलाकार साथ में थे। तो उस टाइम में वहाँ पर जो लोग सुने, मेरा अलगुजा पहली बार सुना ना, तो रात को हमने जब शाम को प्रोग्राम किया तो दूसरे दिन स्कूल वाले आ गए हाँ। कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम करना है, ये बच्चों को दिखाना है कि भाई कैसा ये हमारे नए नए जो ये अलगुजे वहाँ पर होते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए फिर वो स्कूल का प्रोग्राम रखा। तो बहुत ही लोगों ने सराहा, बहुत ही अच्छा वहाँ पर मान्यता, बहुत ही अच्छी हमारे अलगुजों के लिए, बहुत ही सब कलाकारों के लिए बढ़िया रही। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो है दो एक साथ बजाते हैं तो उनको अचंभा होता है कि दो को कैसे एक साथ बजा कैसे लेते हैं, बजाते बिल्कुल। हैं। बड़ा ये लगा उन लोगों को। और अच्छा तकाराम जी, एक और जो विदेशी लोग, तो देखो आपकी भाषा अलग उनकी अलग, लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, है ना? बस अच्छा, ये कभी उन्होंने, उनके वाद्य यंत्र होते हैं, तो प्रयास किया कि इसके साथ हम कहें कि जो संगत करते हैं ना, ऐसा कभी मौका मिला? हाँ, वो कभी कभी जैसे अब फिर मैं दूसरे टूर में गया था, 3 महीना रहा था मैं यूरोप में। तो हम वहाँ पर कई अंग्रेज है, जो कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, तो वो मेरे साथ बैठ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कई साथ जैसे जो गिटार की तरह, सारंगी की तरह, ऐसे अपने यहाँ सारंगी कमाचा होता है, वहाँ पे अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ, तो लोग कई बजाते थे साथ साथ में बजाते थे। हाँ तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगता था। अच्छा, फिर उन्होंने कई जो सीखने का प्रयास करते हैं, अच्छा लगता है। तो आपका जो घर है वहाँ पर आप कुछ लोगों को सिखाया भी आपने, तो बाहर के लोग भी आते थे, तो वो कितने दिन में क्या कुछ सीख के गए क्या इस कला को? हाँ, खूब। आज मैं जब मूल सागर में पहली बार मैंने वो एक झोपड़ा बनाया था, उसी टाइम जैसे मैं ढाणी में रहता था, तब वहाँ लोग के रास्ता नहीं था, आ भी नहीं पाते थे। हाँ। तो तब रोड पर बनाया ना, तब लोग वहाँ सब घूमने जाते, तो आते समय उनको सबको पता होता था कि यहाँ पर तकाराम अलगुजे बजाने वाला रहता है। तो गाइड वगैरह वो साथ में ग्रुप के साथ वो आते, तो आ जाते थे। फिर मेरे साथ एक पहली बार एक फ्रांस का एक बंदा आया था, तो 2 भाई आए थे, तो एक वो बांसुरी बजा रहा था, तो उन्होंने देखा कि भैया ये नई चीज़ है मेरे लिए, उन्होंने सुना, तो वो कह के मेरे को भी खरीदना है। तो उसी टाइम मैंने अलगुजे बनाने ही शुरू कर दिए थे। मैं खुद बनाता हूँ ये। अच्छा, आज आप ये खुद बना रहे हो? हाँ, खुद बना रहा हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है? ये तो कैर की है, जो है पीली है, वाइट लग रही है, और ये है शीशम की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लकड़ी यहाँ पे मिलती है या बाहर से मंगानी पड़ती है? ये तो यहाँ भी है, लेकिन अभी यहाँ भी कम मिलती है, लेकिन बाहर से ही है। मैं अभी गया था, कश्मीर गया था, तब वहाँ से लेके आया। ओह, कश्मीर का शीशम। पठानकोट से लाया था ये लकड़ी। अच्छा, देखिए तकाराम जी, प्रत्येक जो माँ बाप होता है वो चाहता है कि अगर आपकी जो कला है इसने इतनी ऊंचाइयाँ छुई हैं, तो ये आपकी परंपरा बने, आपके पिताजी से आपने सीखा, और फिर क्या आपके बेटे भी इसको बजा रहे हैं? हाँ, एक बेटा बजा रहा है मेरा, मुकेश। वो बाकी बड़े वाले तो वो नहीं बजा रहे, वो पत्थर का ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा। मजदूरी पत्थर में ही करते हैं। और एक मुकेश है, वो बजा रहा है अभी। तो कई बार मेरे साथ भी बजाया, मैंने कई बार ले भी गया। मतलब ये कला आगे आपके परिवार में आगे और बढ़ेगी, हाँ, और ऊंचाइयां छुएगी। जी, जी।
अच्छा, देखिए पहली बार जब आपने डेजर्ट फेस्टिवल, एक बड़ा मंच है, और वहाँ पर जब स्टेज पर गए थे, तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? क्या नर्वस थे या खुशी हो रही थी? वो वाक़या बताइए। वो डेजर्ट फेस्टिवल में कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे साथ मटके भी बजते थे, ढोलक भी बज जाते थे। हाँ। तो जब अलगोजो की लहर चलती थी ना, तो अंग्रेज है ना, वो वहाँ पर बैठे बैठे उड़ के नाचने लग ओह! जाते थे। क्या बात है। तो वो मतलब इतनी, मतलब वो अंग्रेज इसकी धुनी पर लोग आकर्षित होते थे। तो बहुत ही, मतलब इस साज जैसा मेरे को तो लगता है कोई मीठा और साज। बहुत मीठा है, बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा। इसलिए मैंने अभी जिंदगी में जब से मैंने इसको सीखा है, तब से मैं अभी भी दिन भर यही काम करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। अभी भी बना रहे हो? हाँ, और मेरे कई स्टूडेंट, अभी दिल्ली में भी 4-5 स्टूडेंट है ओह! मेरे, वो भी सीख गए। जापान के भी आए थे, वो भी मेरे से 2-3 बंदे सीख गए। अभी स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, कई जगह, इटली में, सब जगह, मतलब क्या बताऊँ, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह सब जगह मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो सब सीखते हैं। अभी ऑनलाइन भी मेरे से कभी कभी जानकारी लेते हैं, तो मैं दे देता हूँ। अच्छा, जो हमारे परंपरागत लोक गीतों की धुनें तो आप बजाते ही हो, हमारे जो आधुनिक गीत हैं, कुछ देशभक्ति के गीत हैं, तो आपने कौन सी रचनाएं तैयार की हैं? कोई आपको बहुत खूबसूरत जो हमारी देशभक्ति की रचना आपने अगर तैयार की है, तो वो सुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए। ठीक है, थोड़ा एक लाइन सुनाऊंगा मैं गीत, कौन सा आप सुनाइए? देशभक्ति का। अब मेरे तुझे, वतन के लोग। नहीं नहीं, तुझे सूरज कहूँ या अरे वाह, चंदा, क्या बात है। हाँ, ये तुझे चलिए सुनाइए। हाँ, दीप कहूँ या तारा, हाँ, ये फिल्मी गीत है, उसकी हाँ, अगर धुनी सुनाते मेरा हो। नाम करेगा रोशन, रोशन। जग में मेरा राज राज दुलार, चलिए दुलारा। सुनाइए। बहुत खूबसूरत। ये इतनी मीठी ध्वनि, जो संगीत है हमारा, हर किसी को झूमने को मजबूर कर देता है। और इतनी अच्छी अलगोजा की जो मीठी ध्वनि आप बजाते हो, इसी के कारण आज ये अलगोजा विश्व के पटल पर, और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी गूंज इसकी सुनाई दे रही है। और आज आप हमारे जैसलमेर के एक पद्मश्री बने हैं, आपको अवार्ड मिला है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है, जो सरकार ने आपसे आपको सम्मानित किया है। सचमुच हमें गर्व है आपके ऊपर। आगे की क्या योजना है, कि इस आप क्या चाहते हैं कि इस अलगोजा को और ऊंचाइयां किस प्रकार से दी जा सकती हैं? आपकी क्या इच्छा है? अब आगे मेरी इच्छा यही है कि अभी तक मैंने जब से अलगुजे बनाने सीखे, उसको मेरे को बनाते बनाते 30 साल हो गए। तो 30 सालों में मैंने जो मेहनत करी है इसकी बनाने की, वो मैंने अकेले ही करी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कोई मेरा साथी नहीं है। मेरा बेटा है तो वो ठीक है, घर पे रहते हैं, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर लेते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई बनाने वाला कोई आदमी तैयार है, नहीं है। लेकिन एक आदमी, एक मेरे पास है, हमारे भीलों में ही है, एक अरदास नाम है। वो लड़का आया था तो वो मेरे पास बैठता था, तो वो भी अब थोड़ा बहुत बनाना उनको आ गया है। तो लेकिन वो जैसे मैं बनाता हूँ उस हिसाब से उनसे बनता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो सरकार ने मेरे को सम्मानित किया है, मेरे को भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है, इससे मुझे
बहुत खुशी हुई है। और सब लोगों का, यहाँ जैसलमेर के लोगों का, यहाँ के मीडिया के लोगों का, आकाशवाणी जो भी है, दूरदर्शन है, मतलब डेजर्ट फेस्टिवल है, सभी जो 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 जिस 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 लोगों ने मुझे बुलाया, मैं उसका आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ सबको। और भारत सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ये पद्म श्री के लिए सम्मानित किया है। और बिल्कुल, अगर हम आपके जो सफ़र की बात करें जैसलमेर से निकल करके, अब तक आपने कितने देशों की यात्रा की है? मैंने कम से कम, मैंने हिसाब लगाया, मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 35 देशों की यात्रा। 35 देश, ये अलगोजा आप लेके गए हो उन 35 देशों में, ये बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ हमारे जैसलमेर के लिए, इस वाद्य यंत्र के लिए और आपके लिए भी। अच्छा देखिए, कोई भी वाद्य यंत्र जब इतनी ऊंचाइयां छूता है तो एक जो उसके ऊपर प्रति लगाव है जो आपका, तो आप चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े। अगर जैसे सरकार आपको कोई सुविधा दे, जैसे आपका जहाँ पर घर है एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का, तो वहाँ आप क्या चाहेंगे, क्या क्या सुविधा आपको दी जाए कि आप आने वाली पीढ़ी जो इसको सीखना चाहते हैं वो वहाँ आकर इस वाद्य यंत्र को सीख सकें? बस मेरी तमन्ना यही है, मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे जैसलमेर ज़िले में इसमें ऐसा बनाने वाला कोई है नहीं। तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास संस्था है, रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, तो क्या है, अभी उसको अच्छे से चलाने के लिए मुझे सरकार की मदद अगर मिल जाएगी तो मैं और इसको और अभी 35 देशों की यात्रा किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में हमारा ये और भी देशों में आगे और जाए। भी देशों में आगे जाए, ताकि अपना ये साज है जो अपने देश का बहुत नाम रोशन कर रहा है, ये सभी जगह ये इसकी मांग है इसकी। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो लड़के बच्चे हैं, मेरे गांव के वासी हैं, मेरे ढाणियों में रहते हैं, आसपास के गांवों में रहते हैं, शहर के हैं लोग हैं, जो जिसकी तमन्ना होगी सीखने के लिए हम वहाँ खोलेंगे तो सब के लिए वो सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और जब ये इतना खूबसूरत है, इतनी ध्वनि है, और हम सब चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े और लोगों तक पहुँचे और इस मीठी ध्वनि को हम सब महसूस कर सकें। तगरम जी, एक बात और भी है, देखिए कि जहाँ पर जैसे कि ये आपने कहा पहले सिंध में बनता था, हाँ। सिंध से भारत, मतलब ये जो अलग हो गया तो यहाँ भारत, मतलब हम कहें कि राजस्थान के अंदर आपने इसको बना करके जिस तरह से यहाँ पर इसको ऊंचाइयां दी हैं, क्या आपको मालूम है कि जहाँ ये सिंध का जो ये वाद्य यंत्र है, क्या वहाँ भी बजाने वाले हैं, क्या आपके संपर्क में हैं? हाँ, सिंध वाले लोग अभी जो पहले सिंध में बनते थे ना, वो सिंध वाले लोग क्या कि वो बलूचिस्तान के लोग हैं जो वो ज़्यादा बनाते हैं। वो बलूचिस्तान अलग हो गया, अब सिंध में जो लोग हैं उनके पास भी मुश्किल से मिलता है, तो वो भी बलूच से मंगाते हैं। तो भले सिंध वालों ने मेरे को एक दो आदमियों ने पहले कोई इसमें फेसबुक में लिखा कि भाई आपकी तगारम जोड़ी बनाई हुई भेजो। अच्छा। तो मैंने कहा भाई पैसा आप मेरे पास कैसे पहुंचाओगे? तो कहा आपका ऑनलाइन नंबर दे दो। मैं को भाई नंबर से तो मैं दे नहीं सकूँगा, क्योंकि हमारे कोई अनपढ़ आदमी हूँ मैं, कहीं उसके CID के चक्कर में कहीं फंस ना जाऊँ। तो मैं को भैया आपका कोई आदमी आएगा यहाँ पर तो मैं दे दूंगा, ले जा सकता है। पासपोर्ट पे कोई आ जाए तो मैं दे दूंगा, बाकी मेरे को क्योंकि ये इतना खूबसूरत वाद्य यंत्र है, कई विदेशी लोग जो आते हैं आपकी ध्वनि सुन करके वो भी मांग करते होंगे कि हमको बना के दे दो, तो क्या उनके लिए भी आप बना के देते हो उनको? हाँ बिल्कुल। अभी भी एक मेरे पास मैसेज आया हुआ इटली का, वो बस आने वाला 8-10 दिन में, तो उनके लिए मैंने उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो एक जोड़ा उनको लिए बना के रखूँगा। और ऐसे मतलब मेरे पास एक पहली बार जब फ्रांस का ऑर्डर आया था, वो उन्होंने मेरे को एक मशीन भी दिलाई थी। अच्छा, बनाने 50,000 की। वो उनको क्या है कि पहली बार तो मैंने उसको 5-6 जोड़ियाँ दी थी, तो फिर वो 2 साल बाद आया तो खूब बहुत सारा ऑर्डर लेके आया, तो मेरे को 150 जोड़ी बनानी थी। तो अब वो बोल रहा था कि भाई तू ऐसे बनाएगा तो कब बनेगा, साल भर में भी नहीं बनेगा। तो कोई उपाय है? तो उपाय तो मशीन ऐसे हो तो फिर मैं बन सकती है। ओह क्या बात। हाँ, तो क्या को फर्नीचर वाली मशीन जो वो मैंने आइडिया लगाया, तो मैं उसमें कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फर्नीचर वाली मशीन हम उस टाइम में, आज से 25 साल पहले से लाए थे आप? लाया था मैं, तो वो अंग्रेज बेचारा वो साथ में ले जा करके मुझे दिलाई थी। और तो उसी मशीन से आज भी उसी बना रहे? मशीन से अब मैं थोड़ा राहत मिली मुझे, क्या बनाने के लिए थोड़ा आसान से बनता है। तो फिर मैंने उनको 100 जोड़े बना के दिए मैंने स्पीड से। एक साल के अंदर
1 साल के अंदर 100 जोड़ी बनाई थी हमने। उस टाइम क्या कि मैंने थोड़ा स्टाफ भी लगाया था, तो हो गया था। तो ये भारत का वाद्य यंत्र विदेशों में भी खूब जा रहा है और डिमांड भी है, और उसका कारण है हमारे तगाराम जी। और तगाराम जी, हम बात करें, आपकी बहुत मीठी एक मधुर धुन है मेरे वतन के लोगों, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को वो सुना दें। बहुत खूबसूरत। और देखिए तगाराम जी, आपकी ये ध्वनियाँ आपको उस ऊंचाई पर लेकर आई हैं जहाँ पर हर किसी की कामना होती है, और ये अलगोजा के माध्यम से आपको सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज हमारे श्रोताओं के सामने आपने इस अलगोजा की आपके बचपन से अब तक की यात्रा का पूरा वृतांत सुनाया, और मधुर मीठी ध्वनियाँ भी आपने हमारे श्रोताओं के लिए सुनाई। और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जो सम्मान मिला है और उसके लिए हम आपको बधाई कर देते हैं और आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।